सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं यहाँ पर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नोट्स के द्वारा आपका रिवीजन कराया जाएगा। यहाँ पर नोट्स के द्वारा रिवीजन कराने से ये आपका बेनिफिट मिलता है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे कवर हो जाते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमारा जो चैप्टर हुआ है सजीव जगत, सजीव वस्तुएं हैं। सजीव जगत के लक्षण सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं, यानी सजीव एवं अजीवित में, जीवित और अजीवित में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सजीव जगत के लक्षण, यानी जीवित एवं अजीवित में ऐसे गुण होते हैं जिनमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इन्हीं गुणों के आधार पर जीवों एवं अजीवों को अलग किया जाता है। अगला हमारा हो जाएगा जीवों में पाए जाने वाले, यानी यहाँ पर बताया गया है कि जीवित और अजीवित में ऐसे गुण होते हैं जिनमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी जो अजीवित होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि गति नहीं होती है, ना तो उसमें वृद्धि होती है, कुछ को छोड़ करके, कुछ अपवाद हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, उनमें वृद्धि नहीं होती है। और आप जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं पत्थर और मनुष्य में कितना बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो इससे आपको स्पष्ट दिखाई भी देगा कि हाँ कौन से जीवित है कौन से अजीवित है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला दिया है कि सजीव में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सजीव में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से होते हैं। गति होती है, सजीव जो होते हैं वह अपनी आवश्यकता अनुसार गति अथवा प्रचलन कर सकते हैं। वनस्पतियों में भी गति पाई जाती है, ठीक है, वनस्पतियों में भी जो है गति पाई जाती है। उसके बाद हमारा होता है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, यानी जीवित शरीर के नियंत्रण पर विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए नाड़ी तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा प्रजनन, यानी अपनी ही जाति को बनाए रखने के लिए सजीवों में प्रजनन होता है और प्रजनन द्वारा सजीव अपने समान आकृति एवं आकार के जीव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि वृद्धि एवं विकास हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि एवं विकास क्या हो जाएगा, सजीवों में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है जिससे शरीर में वृद्धि होती है, कोशिकाएं बढ़ती हैं, ठीक है, उसमें। और उसमें क्या होता है, जिसके कारण कोशिकाओं के कारण क्या होता है, शरीर में वृद्धि पाई जाती है, वृद्धि होती है। और भ्रूणावस्था में वृद्धि विकास कहलाती है। भोजन प्राप्ति से प्राणी का शरीर निरंतर बढ़ता है, ठीक है, निरंतर इसका जो है शरीर भोजन प्राप्ति के कारण ही बढ़ता है। अगला हो जाएगा कार्यकी विकास क्या होता है, यानी जीवित शरीर में कार्यकी क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि जीवन पर्यंत चलती रहती हैं और प्रत्येक जीवधारी श्वसन करता है। सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगला हो जाएगा हमारा, इसी में हो जाएगा कि तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, यानी सजीव जो होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। और सभी जीवित प्राणी भोजन करते हैं, उसके पश्चात व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। अगर उत्सर्जन यहाँ पर आ जाता है कि उत्सर्जन क्या होता है, तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग लिख सकते हैं कि जीवित प्राणी जो होते हैं वो भोजन लेते हैं, उसके बाद जो व्यर्थ पदार्थ बचता है हमारा, ठीक है, उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अगला हमारा हो जाएगा जीवन एवं मृत्यु, यानी सजीवों में जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है, ठीक है, जन्म और मृत्यु का क्रम जो होता है सजीवों में वो चलता रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है, सजीव पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। सजीव क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। और जीवित और अजीवित वस्तुओं में अंतर बताइए, ठीक है, जीवित और अजीवित वस्तु में क्या हो जाएगा अंतर, श्वसन हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा। इसी तरह की आपकी हेडिंग्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम श्वसन देख लेते हैं, यानी समस्त जीवधारी कार्य करने के लिए ऊर्जा श्वसन द्वारा प्राप्त करते हैं और अजीवित वस्तुओं में यह क्रिया नहीं होती है। अजीवित वस्तुओं में क्या होती है, यह क्रिया नहीं होती है। और अगला हो जाएगा हमारा पोषण। पोषण क्या होता है, जीवों में पोषण होता है जो ठोस या द्रव के रूप में होता है और इसके फलस्वरूप इसमें वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव पदार्थों में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, निर्जीव पदार्थों में क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रजनन हो जाएगा। प्रजनन क्या होते हैं, सभी जीवधारी प्रजनन करते हैं, अपनी वंश वृद्धि करते हैं, और लेकिन अजीवित वस्तु में वंश वृद्धि करने के लिए क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उत्सर्जन। मैंने आपको बताया था उत्सर्जन में आप क्या लिख सकते हैं, यानी पौधे तथा जंतु अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जंतु मल मूत्र विसर्जन के द्वारा तथा पौधे दूषित जल को
उत्संवेदन के द्वारा अलग करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और अजीवित में उत्सर्जन नहीं होता है, अजीवित में क्या होता है, उत्सर्जन नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है वृद्धि, ग्रोथ क्या होता है, यानी प्रत्येक जीवधारी भोजन के फलस्वरूप कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का निर्माण करते हैं और इसके फलस्वरूप उनमें वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। निर्जीव क्या करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, यानी प्रत्येक जीव स्वयं को वातावरण में के अनुकूल बनाता है और इसी के अनुसार जीवधारी के शरीर की रचना भी होती है। जैसे मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनमें छोटी पत्तियां और कांटे होते हैं और इनके होने से पानी का जो भाप बनकर कम मात्रा में उड़ जाना, ठीक है। ये जो भाप उड़ता है उनका जो पानी का उत्सर्जन ज़्यादा नहीं होता है, इसी कारण नहीं होता है क्योंकि उनमें कांटे होते हैं, छोटी पत्तियां होते हैं, जिससे जो उनका जो भाप बनकर उड़ना होता है पानी का वो कम होता है और उनमें निरंतर पानी की मात्रा बनी रहती है, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा ऐसी ही जलीय पौधों में भी मोम की पत्ती पाई जाती है जिससे वह सड़ नहीं पाता। इसमें क्या होता है, जलीय पौधों में और मेढक जल तथा चल दोनों वातावरण के अनुसार रचना होती है, उसकी रचना होती है और निर्जीवों में अनुकूलन नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उनके उत्सर्जन के हिसाब से, उनके पानी के हिसाब से, अनुकूलन के हिसाब से उनकी बनावट होती है। जैसे आप बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी मरुस्थलीय पौधों में जो कि पानी कम होता है, ठीक है, पानी कम होता है तो वहाँ पर पानी तो मिलता नहीं है, तो पौधों को अपने अंदर पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए जो उनके आकार होते हैं, यानी पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं जिससे उत्सर्जन नहीं होता है और कांटे लगे होते हैं जिससे उत्सर्जन नहीं होता है, तो ठीक है। और कांटे लगे होते क्यों लगे होते हैं कि कोई जो पशु है उनको खा ना पाए, ठीक है, इस वजह से। और यहाँ पर उसके बाद अगर जैसे हम बात कर लेते हैं केला की, केले के पौधे की बात कर लेते हैं तो उसमें जो पत्तियां होती बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और पत्तियां बड़ी होने के कारण जो उसमें उत्सर्जन भी अधिक तेज़ी से होता है। इसी वजह से केले के पौधे, जो केले की खेती होती है उनमें जो होता है पानी की मात्रा अधिक लगाई जाती है और पानी जल्दी जल्दी उसमें लगता भी है खेतों में। और क्या होता है कि उसमें उत्सर्जन ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा उड़ाता है। इसी कारण क्या होता है, जो केले के पौधे होते हैं वो जहाँ पर ज़्यादा पानी की मात्रा होती है वहीं पर इसको लगाया जाता है, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा जीवन चक्र हो जाएगा, यानी प्रत्येक जीव जो संसार में जन्म लेता है वह वृद्धि को प्राप्त करता है और फलता फूलता है और एक अवधि के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार जो जीवन चक्र चलता है, अजीवित वस्तुओं का कोई जीवन चक्र नहीं होता है, ठीक है, कोई जीवन चक्र नहीं होता है। देन हमारा आता है प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक है, प्राकृतिक वस्तुएं हो जाता है तो यहाँ पर हो जाता है, यानी प्रकृति ने हमें निम्न प्राकृतिक साधन दिए हैं, वन एवं वन संपदा, ठीक है। वन एवं वन संपदा क्या हो जाएगा, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, वर्षा बनाने, मृदा के कटाव से रोकने या रोकते हैं, यानी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, वर्षा बनाने, मृदा के कटाव को रोकते हैं और मनुष्य तथा जंतुओं को फल एवं वनस्पति प्रदान करने, ईंधन तथा सामग्री लकड़ी उपलब्ध कराने, औषधियों एवं गोंद लाख जैसी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए हम वन संपदा का उपयोग करते हैं। और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बराबर वस्तुएं मिलते रहने के लिए आवश्यक है कि हम वनों को ना काटें और वनों का रोपण करते रहें। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जल, ठीक है। जल क्या होता है, जल किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसकी शुद्धता समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है और मनुष्य के लिए विशेष रूप से शुद्ध जल पीना आवश्यक है। और सिंचाई, कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों की स्वच्छता के लिए भी इसकी उपयोगिता होती है। जल को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और निरंतर भूगर्भ में वर्षा के अभाव के कारण जल में कमी आती जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भूगर्भ वाला जल होता है वही हमारा पीने योग्य जल होता है, क्योंकि क्या होता है, वही जब जल हम लोग क्या करते हैं, वर्षा नहीं होती है और जल से देखते हैं हम लोग कितना अब पृथ्वी से पानी खींच रहे हैं पृथ्वी के ऊपरी सतहों पर। अब वो क्या होता है कि वो भाप के रूप में उड़ जाता है और उड़ने के बाद वर्षा ऐसी जगह हो जाती है, समुद्री इलाकों में हो जाती है, जहाँ पर पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है और वो हमारा जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। पानी जो है वो हमारा पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो भूगर्भ में जो जल हमारा शीतल जल जो हमारा पीने योग्य है वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट आता है चट्टाने। चट्टाने क्या होता है, यानी विभिन्न प्रकार के चट्टानों द्वारा उपयोगी पत्थर लाल, काला, सफ़ेद एवं छींटदार निकाले जाते हैं और ये भवन निर्माण एवं अन्य घरेलू उपयोग के सामान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और पत्थर का व्यवसाय राजस्थान में विशेष रूप से होता है।
अगला हमारा हो जाएगा खनिज, यानी चट्टानों एवं भूमि के खनन द्वारा बहुत उपयोगी खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी और जिप्सम एवं कोयला आदि। इन सभी का बड़े स्तर पर व्यवसाय होता है। समस्त लोहे की वस्तुएं बनाने, फैक्ट्रियों एवं कल कारखानों का निर्माण करने तथा उनमें महत्वपूर्ण मशीनों को स्थापित करने में किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस CFC और तैयार किया जाता है, जिससे चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ये सोने एवं चांदी के आभूषणों में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा मृदा। ठीक है, मृदा देख लेते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों में मृदा भी उपयोग की वस्तुएं हैं, या मृदा संसाधनों में जो मृदा है प्राकृतिक संस्थानों में तो इनमें उपयोगी वस्तु हैं। ठीक है, और विभिन्न स्थानों पर ये अलग अलग रंगों में पाई जाती है, और ये फसल उत्पादन, भवन निर्माण, खिलौने एवं बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है कोयला। कोयला का उपयोग रेल के इंजनों को चलाने, भोजन के लिए अंगीठी बनाने में एवं ताप तथा बिजली घर इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, यानी ये खनिज अत्यंत उपयोगी है। ये ज़मीन से पंप द्वारा कच्चे तेल के रूप में निकाला जाता है, और इससे अनेक पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ईंधन गैस, संश्लेषित रबर, विस्फोट और स्पिरिट और अल्कोहल, कृत्रिम गैसें आदि हैं। ठीक है, ये कच्चे तेल में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको शुद्ध करके अलग अलग रूपों में निकाला जाता है। और ग्रीस तथा वैसलीन जो होती हैं वो मुद्रण कार्यों की मशीनों को चलाने में, ठीक है, इनकी मशीनों को चलाने में उपयुक्त होता है। और पैराफिन, मोम एवं स्नेहक तेल जो होता है मशीनों को स्नेहक बनाने में प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा आता है मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब बात कर लेते हैं मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी, प्लास्टिक हो गया, साबुन हो जाएगा, बहुलक हो गया, कांच हो जाएगा, और हमारा कीटनाशक हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिक। ठीक है, यानी हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे बिजली के उपकरण, और टेबल टेनिस की गेंद, पेन, चप्पल, रेडियो के कैबिनेट और पारदर्शी थैलियाँ, और मेज पोस्ट, सजावट के फूल और विभिन्न प्रकार के खिलौने आदि। प्लास्टिक या शुद्ध पदार्थ का वह गुण है जिससे वह आसानी से किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। ठीक है, ढाला जा सकता है, और इसमें एक विशिष्ट आकृति में ढलने के पश्चात उसी स्थिति में रहने की क्षमता जो होती है वो होती है। उसके बाद हमारा होता है प्लास्टिक के प्रकार। ठीक है, प्लास्टिक के प्रकार देख लीजिए। प्लास्टिक के प्रकार वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा और थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा और थर्मोप्लास्टिक, ये दो प्रकार के होते हैं प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है प्लास्टिक का रासायनिक संगठन क्या होता है, यानी प्लास्टिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के परमाणुओं का एक विशेष गुण श्रृंखलीय है, और इसी गुण के कारण कभी कभी सरल सूत्रों वाले यौगिक ताप, दाब तथा उत्प्रेरक के प्रभाव सुगठित होकर एक दीर्घ अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक दीर्घ अणु का निर्माण होता है, और इस प्रकार को बहुलीकरण कहते हैं, और ऐसे अणुओं को बहुलक कहते हैं। और इथीन गैस के बहुलक से प्लास्टिक का निर्माण होता है या पॉलीथीन का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं या अगर क्वेश्चन आ जाता है पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है, तो एथीन गैस के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। प्लास्टिक के उपयोग क्या होते हैं, यानी दैनिक जीवन में प्लास्टिक के निम्नलिखित उपयोग है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है डेकेलाइट्स जो हमारा है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, और इसे क्या होता है, इसे फिनाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से बनाई जाती है। ठीक है, फिनाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से बनाई जाती है। इससे बिजली तथा टेलीफोन के उपकरण भी बनाए जाते हैं, और परंतु इसका रंग काला होने से इसका उपयोग सीमित है, और इसे विभिन्न रूपों में ढाला भी जा सकता है। सरलता से इसको ढाला भी जा सकता है, और ये पारदर्शी होने के कारण, ये जो होते हैं पारदर्शी भी होते हैं, इसके होने के कारण शीशे की भांति
प्रयोग में लाया जाता है या लाया जा सकता है। उसके बाद हमारा होता है औद्योगिक नाम और उपयोग। ठीक है, औद्योगिक नाम जैसे एथिलीन हो गया, पीवीए हो गया, पॉलीस्ट्राइड हो गया। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके, और इनमें जो हो जाएंगे ये इनका उपयोग किस में होता है, ये सब सामने दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा कांच। कांच क्या होता है? ग्लास, यानी कांच सिलिका तथा धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण होता है, और इस धात्विक सिलिकेटों में किसी क्षार धातु का सिलिकेट होना आवश्यक है। किसी क्षार धातु का सिलिकेट होना आवश्यक है। ये मिश्रण सामग्री पारदर्शी एवं अक्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय होता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 2-3 लाइनें देख लेते हैं। कांच का रासायनिक संगठन क्या होता है? साधारण कांच सिलिकॉन सोडियम सिलिकेटों यानी Na2SiO3 एवं कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। ये धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि कांच के उपयोग क्या क्या होते हैं। चलिए कांच के उपयोग देख लेते हैं हमारा, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट डे में। ठीक है, कांच के उपयोग क्या होते हैं? चश्मे, ग्लास एवं प्रयोगशाला के विभिन्न उपकरण, बीकर, फ्लास्क, कीप, स्टार्ट, ये बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। उसके बाद हमारा होता है कांच की खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, और पेरिस्कोप, बर्तन एवं अन्य कांच के उपकरणों में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार कांच हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, क्या रखता है? महत्वपूर्ण स्थान जो होता है यहाँ पर हमारा रखता है। कांच के उपयोग आता भी है, और अच्छे से आप लोग लिख भी दीजिएगा इसको। ठीक है, 2-3-4 पॉइंट अगर लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है कांच के प्रकार क्या होता है। कांच के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मृद कांच एवं सोडा कांच होता है, कठोर कांच एवं पोटास कांच होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं स्टूडियो के साथ।